Hello everybody, good morning. How are you? This is Kuldeep Mishra. Today we are going to discuss the another topic of our first chapter, and the topic is the making of nationalism in Europe. तो टॉपिक से ही पता चल रहा है कि यूरोप में किस तरह से नेशनलिज्म को बनाया गया, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उसमें भी एक क्लास आएंगे यहाँ पर, एरिस्टोक्रेसी और मिडिल क्लास, द न्यू मिडिल क्लास। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले फ्रांस के बारे में पूरा पढ़ा कि फ्रांस में जो है रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई है। मतलब वहाँ पे क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वहाँ के लोग जल्दी अवेयर हो गए अपनी जो भी उनके राइट्स होते हैं, तो उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल गई, तो उससे उन्होंने रेवोल्यूशन की शुरुआत कर दी। फिर जो है नेपोलियन आया, नेपोलियन ने जो है सारे आइडियाज़ को अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में स्प्रेड करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे जो बाकी के यूरोपियन कंट्रीज़ थी उन सभी जगहों पर भी एक तरह से नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो बढ़ने लगी। तो जैसे कि उस समय क्या था कि उसमें कोई भी एक पर्टिकुलर कंट्री तो थी नहीं, मतलब कि सबकी टेरिटरीज तो डिसाइड थी नहीं, सबके किंगडम्स थे छोटे छोटे। जैसे कि इटली में हो गया सार्डिनिया, पिडमोंट हो गया, जैसे कि अब ऑस्ट्रिया और हंगरी में हैब्सबर्ग एम्पायर था। जैसे हम लोगों के यहाँ भी जैसे छोटे छोटे या बड़े बड़े एम्पायर हुआ करते थे, डिसाइड थोड़ी ना था कि हाँ ये एक ऐसी कंट्री है या फिर ये वाला रीजन इनका है। सब अलग अलग नाम से जाने जाते, जैसे कि अवध वाला रीजन हो गया, ये मुगल का रीजन हो गया, ये मराठा रीजन हो गया। तो इस तरह का वैसे वो किंगडम्स थे। तो हमारे यहाँ भी किंगडम्स ही थे, तो वहाँ पर भी किंगडम्स ही थे। क्या कहा जा रहा है, नो नेशन स्टेट्स, किंगडम्स। तो उस समय मतलब कोई नेशन स्टेट्स के बारे में हमने बता दिया कि मतलब उनकी खुद की कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी। कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब कि जहाँ अपने आप को किस पर्टिकुलर कंट्री से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम लोग कहीं भी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो अपने आप को एज अ इंडियन रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारी कलेक्टिव आइडेंटिटी है। तो ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम कि कोई भी नेशन स्टेट जो थे नहीं, उन सबके किंगडम्स ही थे, उनकी कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी। जैसे कि हमने एग्जांपल रख दिया है हैब्सबर्ग एम्पायर का, जो कि ऑस्ट्रिया और हंगरी में था। मतलब उन आज के ऑस्ट्रिया और हंगरी में है वो पूरा एम्पायर है, लेकिन तब ऑस्ट्रिया और हंगरी डिवाइड नहीं थे। मतलब एक तरह का पूरा रीजन सब एक साथ जुड़ा हुआ था। तो उस पूरे रीजन में जो है क्या हुआ, जैसे कि अब हम लोग यहाँ अगर हम सिंध प्रोविंस की बात करें तो सिंध इंडिया में भी था, पाकिस्तान में भी था। तो सिंध प्रोविंस तो पूरे मतलब रीजन में हो गया ना। लेकिन जब डिवीज़न हुआ, पार्टीशन हुआ, तो फिर कुछ रीजन उधर चला गया, कुछ रीजन इधर आ गया। अब जैसे पंजाब का रीजन, कुछ रीजन पाकिस्तान में भी है, कुछ इंडिया में भी है। तो ये रीजन क्या हो गए, आफ्टर पार्टीशन जो ये रीजन थे क्या हो गए, थोड़ा थोड़ा बट गए। तो उसी तरह से है। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि टाइनल हो गई, ऑस्ट्रिया हो गई, सुडेनलैंड हो गए, बोहेमिया हो गई, ये सारे कुछ किंगडम्स हैं जो उस समय यूरोप में थे। लेकिन जो लोग थे वहाँ के ज़्यादातर, मतलब जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा से ज़्यादा जर्मन बोलते थे या तो इटालियन बोलते थे, ये सभी लोग जितने यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। तो अब इन लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी, जैसे हम लोगों ने नेपोलियनिक कोड में पढ़ा था कि किस तरह से नेपोलियन ने जो है अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या अपने जो रूल्स थे उसको समझा के लोगों को अपनी ओर क्या कर लिया था, अट्रैक्ट कर लिया था। फिर बाद में लोग जो है उसके ही अगेंस्ट हो गए, क्योंकि उनको लगने लगा कि उनका जो पॉलिटिकल प्रेजेंस है उनके पर्टिकुलर एरिया में वो ख़त्म हो रहा है। और ये किसकी वजह से हो रहा है कि ये नेपोलियन की वजह से हो रहा है। तो मतलब क्या कर रहा था नेपोलियन सबको, तो जो उसके जो कुछ भी रूल्स बनाए थे उसने सभी कंट्रीज़ के लिए, तो उसमें नाम किसका हो रहा था, नाम हो रहा था नेपोलियन का, और एक तरह से फ्रांस का नाम हो रहा था। तो वो उन लोग को ऐसा लगने लगा कि एक तरह से ये क्या कर रहा है कि ये भी एक तरह से कॉलोनी ही बना रहा है फ्रांस, हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर रहा है, और जो है सारी चीज़ें इसी के नाम से जानी जा रही हैं। तो इस वजह से वहाँ का जो पॉलिटिकल सोसाइटी थी उन लोगों को इससे प्रॉब्लम होने लगी, और इस वजह से नेपोलियन से लोग क्या करने लगे, मतलब लोग नेपोलियन की जितनी भी चीज़ें थी उससे वो लोग दूर हटने लगे, और नेपोलियन के जो भी रूल्स थे, जो भी उसने बना रखे थे, उसको लोगों ने क्या करना कर दिया, मतलब कि उसको एक तरह से कह सकते हैं कि उसको नकारने लगे। अब हम बात करेंगे
एरिस्टोक्रेसी की। तो एरिस्टोक्रेसी होता क्या है? एरिस्टोक्रेसी आप लोग शुरू से ही पढ़ते आए होंगे। एरिस्टोक्रेसी मतलब कि एक जो अमीर लोगों की एक रिच सोसाइटी जो होती है उसी को हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। तो रिच सोसाइटी जो होगी वही एरिस्टोक्रेसी होगी, जिसको हम बोलते हैं धनिक तंत्र। तो रिच लैंडेड एरिस्टोक्रेसी यूनाइटेड एज अ क्लास डिस्पाइट द रीजनल डिवीजन। तो जो एरिस्टोक्रेट होते थे, एरिस्टोक्रेट मतलब कि जो इस सोसाइटी से बिलोंग करते थे उनको मेरे एरिस्टोक्रेट बोलेंगे। तो एरिस्टोक्रेट के पास बहुत ही ज़्यादा ज़मीनें होती थी। तो बहुत ही ज़्यादा ज़मीनें हैं तो वो क्या करेंगे? तो उनके अब जैसे एरिस्टोक्रेट जो होंगे तो उनके जो रिलेशन भी होंगे उन्हीं के साथ होंगे जो उनके क्लास को मैच करते होंगे। जैसे कि हम लोग हैं, जैसे कि हम लोग मिडिल क्लास से आ रहे हैं, हम लोग तो उसी को पसंद करेंगे। तो हम लोग मिडिल क्लास को भी पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं, और जो हमसे थोड़ा लोअर पे है उनको भी प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर कोई रिच कैटेगरी का है तो वो अपने लेवल के ही लोगों को पसंद करता है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं कि जैसे कि हमारे थॉट्स जिससे मैच करेंगे हम उसी से अपनी बातों को शेयर करना ज़्यादा पसंद कर सकते हैं, बाकी के लोगों से नहीं करेंगे, क्योंकि उसके थॉट्स हमसे मिल ही नहीं रहे, मैच ही नहीं कर रहे। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी कि जो एरिस्टोक्रेट्स होंगे वो किसके साथ अपने रिलेशन बनाना चाहेंगे? जो उनकी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह का माहौल था। तो एरिस्टोक्रेट्स के साथ ही रिलेशन बनाएंगे। तो क्या था? यूनाइटेड एज अ क्लास डिस्पाइट द रीजनल डिवीजन। अब उन्होंने अपने पूरे क्लास को, मतलब कि जो एरिस्टोक्रेट्स थे उन सभी को एक तरह से वो सभी आपस में यूनाइट थे। वो चाहे जिस रीजन से आते हों, चाहे वो जर्मनी से हों या फ्रांस से हों, इटली से हों, कहीं से भी, उससे नहीं मतलब है, लेकिन वो सभी आपस में यूनाइटेड थे कि हाँ हम सब जो है रिच पर्सनालिटी हैं तो हमें आपस में रहना चाहिए। जैसे कि अब हम बात करें कि जैसे फ्रांस का जो किंग था लुई 16, तो लुई 16 ने किससे शादी की थी? शादी की थी उसने मैरी एंटोनियो, जो कि ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। तो उसके साथ उन्होंने क्या किया? उसके साथ उसने मैरिज की, क्योंकि वो भी एरिस्टोक्रेट्स फैमिली से बिलोंग करती थी, लुई 16 भी थे, तो उनको वही लोग पसंद आए ना। तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि यूनाइटेड एज अ क्लास डिस्पाइट द रीजनल डिवीजन। अब ये किस तरह से आपस में यूनाइटेड होते थे? कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज, मतलब कि क्या करते थे? शादियां करते थे, आपस में जो है रिलेशन बना लेते थे। तो जब रिलेटिव्स हो जाएंगे तो वैसे भी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ओन्ड स्टेट्स स्पोक फ्रेंच। अब इनकी अलग से क्लास है ही कि इनकी खुद की क्लास है एरिस्टोक्रेट्सी। जैसे कि हम लोगों ने 3 कैटेगरी पढ़ी इसमें फ्रांस की सोसाइटी में, क्लर्जी हो गया, नोबल हो गया और थर्ड स्टेट हो गया। तो इनकी अलग की कोई स्टेट है, मतलब इनका स्टेट कौन सा होगा? नोबल वाला होगा, एरिस्टोक्रेट्स वाला। तो मतलब इनको जो बाय बर्थ ही सारे प्रिविलेजेस मिल जाते थे कि हाँ आपको ये सारे प्रिविलेजेस जो है हमारी सोसाइटी में मिलेंगे। तो और ये क्या करते थे? ज़्यादा से ज़्यादा ये सभी लोग जो है फ्रेंच ही बोलना प्रेफर करते थे, जितने भी लोग थे। तो अब इसमें बताया जा रहा है कि हाउ एवर न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप। अब देखा जाए तो सभी लोग तो एरिस्टोक्रेट्स थे नहीं उस समय, बहुत ही कम लोग ही होते हैं जो मतलब कि रिच फैमिली से बिलोंग करते हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मिडिल क्लास या पुअर फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ भी उसको हम देख सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटे छोटे ग्रुप्स थे। तो जब इनके पास, जैसे हमने यहाँ बात किया रिच लैंडेड एरिस्टोक्रेसी सॉरी, तो इनके पास अगर लैंड जो है उसकी प्रॉस्पेरिटी है, मतलब कि अबंडेंसिटी है लैंड की, तो क्या करेंगे कि अपने यहाँ किसी न किसी लेबर को, पीजेंट्स को, या फिर हम जिनको बोल सकते हैं श्रब्स, मतलब कि किसी भी पीजेंट को अपने यहाँ मतलब दास बना कर रखना, मतलब उससे काम कराना। तो ये सारी चीज़ें वो लोग करते थे। तो अब ये सब कुछ हो रहा है एरिस्टोक्रेट में। फिर जो है अब इन्हीं में से कुछ एक न्यू मिडिल क्लास उनमें से निकलते हैं। जैसे उस टाइम जो है, जैसे हम लोग कब की बात कर रहे हैं? 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। 18th to 17th सेंचुरी, मतलब 18th सेंचुरी की बात चल रही है यहाँ पर। तो 18th सेंचुरी में जो है क्या इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होना शुरू हो गया था। कहाँ पर? यूरोपियन कंट्रीज में।
सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ आया, वहीं आया। तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ शुरू हो गया। अब 18वीं सेंचुरी मतलब कि इस समय भी हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आ चुके हैं। तो अगर अब देखा जाए तो इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर भी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज ग्रोथ कर रही हैं, मतलब कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं, इस्टेब्लिश की जा रही हैं, तो जब इंडस्ट्री ज़्यादा लगाई जाएंगी तो उसमें वर्कर की भी रिक्वायरमेंट होगी। रिक्वायरमेंट वर्कर की है तो काम कौन करेगा, काम करेंगे थर्ड स्टेट्स के मेंबर। थर्ड स्टेट्स में कौन कौन आते थे, लेबर, पीजेंट्स या छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसमैन और कुछ और भी आ जाते थे, जो एक तरह से हम बोल सकते हैं जो जो छोटी इंडस्ट्री लगा सकते थे वो सभी आ सकते थे उसमें। फिर जब इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ तो फिर ग्रोथ ऑफ कॉमर्शियल क्लासेस। तो जब इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होगा तो उसमें काम करने वाले जो पर्सन है, लोग हैं, उनका भी ग्रोथ होगा, क्योंकि उनका ग्रोथ डिपेंड करेगा इंडस्ट्री के प्रोडक्शन पे। तो इंडस्ट्री के प्रोडक्शन पर ग्रोथ उनका डिपेंड करेगा। तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन इंडस्ट्री में होगा उतना ही ज़्यादा ग्रोथ इनका होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन इंडस्ट्री में होगा उतना ज़्यादा मार्केट में सेल होगा। अब जितना ही ज़्यादा मार्केट में वो सेल होगा तो इंडस्ट्री उतनी ही चलती ही जाएगी, रुकेगी नहीं कभी। तो इनका भी ग्रोथ, ऑब्वियस सी बात है कि ग्रोथ होने लगेगी। अब ये इस वजह से जो है धीरे धीरे क्या होने लगे, ये जो क्लास है ये क्या होने लगी, ग्रो करने लगी। मतलब ये भी थोड़ा रिच कैटेगरी में आने लगे। जैसे मिडिल क्लास में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा रिच और मिडिल के बीच में ही होते हैं, मतलब कि उसके बाउंड्री पर, रिच और मिडिल के बाउंड्री पर होते हैं। मतलब कि उनको भी हम रिच कैटेगरी में बोल सकते हैं, लेकिन हम काउंट करते हैं उनको मिडिल क्लास में ही। तो उस तरह का मिडिल क्लास यहाँ पर क्या हो गया था, बन चुका था। तो बिकेम मिडिल क्लास। अब उनमें से कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कुछ छोटे छोटे बिजनेसमैन थे। तो इन्होंने क्या किया, अपनी आने वाली जनरेशन को क्या किया, एजुकेट किया। अब इसके बारे में आप लोग 9th में अभी हमने एक वीडियो क्लास ली है, तो उसको आप देख सकते हो। उसमें इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास करके टॉपिक होगा, तो उसको आप देख सकते हो। तो मिडिल क्लास के बारे में पूरा समझ में आ जाएगा। तो उसको इससे रिलेट कर दोगे तो पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि जो NCERT पे हम लोग पढ़ते हैं, जो भी हम SST पढ़ते हैं NCERT की, तो उसको हम प्रीवियस क्लासेस से रिलेट करके आए तो हमें सारी चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। अब 8th की चीज़ें 9th में आ जाएंगी, रिलेट होंगी, क्योंकि उसके कुछ टॉपिक्स हम वहाँ पे रिलेट करेंगे। अब 9th के कुछ टॉपिक्स जो है 10th से रिलेट होंगे। तो यही चीज़ हुआ कि जो वहाँ का क्या ये मिडिल क्लास था, ये अभी आने वाली जनरेशन को क्या करने लगे, एजुकेट करने लगे। जैसे कि अब किसी के पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है किसी भी चीज़ की, अगर उसके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है तो वो उसके पास फैक्ट भी, मतलब कि वो किसी भी बात को कई तरीके से रख सकता है। उसके पास बहुत सारे आइडियाज़ आ जाएंगे कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जैसे आप ही मान लो कि अगर आपके पास नॉलेज ज़्यादा है या फिर आपके पास फैक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, तो क्या करोगे आप, जब कभी भी कोई कन्वर्सेशन होगा किसी भी सोसाइटी में आप बैठोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक या ज़्यादा से ज़्यादा मैटर उसके सामने रख पाओगे। तो वही चीज़ है कि जब एजुकेट हो गए तो इनको अपने राइट्स के बारे में क्या पता चलने लगा। कैसे पता चलने लगा, तो ये सभी क्या होने लगे, अब ये सब डिमांड करने लगे। डिमांडेड नेशनल यूनिटी एंड अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ एरिस्टोक्रेसी। तो अब इन्होंने क्या मांग शुरू कर दी कि नेशनल यूनिटी मतलब राष्ट्र की एकता की मांग शुरू कर दी, और जो प्रिविलेजेस एरिस्टोक्रेट्स को मिलते थे इसको ख़त्म किया जाए। मतलब कि बाय बर्थ ही उनको सारे प्रिविलेजेस मिल जाते थे ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सभी एक जैसे हों, नेशनल यूनिटी की बात करने लगे ये सब। तो इनकी बातों से बाकी के लोग भी क्या हो गए, उन पर भी इस बात का असर पड़ा। तो धीरे धीरे क्या पूरे यूरोपियन कंट्रीज में जो है नेशनलिज्म क्या होने लगा, स्प्रेड होने लगा। धीरे धीरे धीरे, इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं हुआ होगा, लेकिन वो धीरे धीरे होता चला गया। तो ये रहा जो आज का लेक्चर हमारा। और अगर आप लोग जो है इस वीडियो को देखने के साथ तुरंत जो है अगर आप अपनी एक बुक को भी एक बार रीड कर लोगे तो पूरी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि हाँ क्या है। तो उसको आप अपने वर्ड्स में उस पूरी चीज़ को लिख सकते हो कि किस तरह से यूरोप में नेशनलिज्म जो है हुआ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश किया करो आप सब कि अभी तक मतलब क्या गेन किया आपने, कि
जो कुछ भी पढ़ाया गया तो उसमें से हमने कितना जो है कितना मैं लिख सकता हूँ अपने आप से। तो आंसर बनाना शुरू करो, अपने आप से क्वेश्चन बनाना शुरू करो कि ऐसा क्या हुआ कि व्हाट डू यू मीन बाय एरिस्टोक्रेट्स, हाउ द न्यू मिडिल क्लास फॉर्म्स, मतलब किस तरह से न्यू मिडिल क्लास फॉर्म हुई, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, और यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत कैसे हुई। तो इन सारी चीज़ों को कर सकते हो। और इससे क्या मतलब है, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, व्हाट यू मीन बाय ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द मिडिल क्लास। तो इन सभी चीज़ों को पढ़ सकते हो। हाउ दे डिमांडेड नेशनल यूनिटी एंड व्हाई। तो सारी चीज़ें आप क्वेश्चन खुद से बनाओ और अपने आप से जो है उसमें आंसर लिखने की कोशिश करो। तो आगे की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे लिबरलिज्म के बारे में कि वहाँ पर किस तरह की सोसाइटी थी, लिबरल सोसाइटी, जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड है ना लिबरल मिडिल क्लास, तो लिबरलिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर। तो आज के लिए इतना रखते हैं। ओके, गुड लक, थैंक यू, हैव अ गुड डे।